हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ मटेरियल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टोर लेजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे। उम्मीद है कि आपने किए होंगे। आइए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कुछ नोट्स मैं आपको लिखा देता हूँ, वो नोट्स लिख लेते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये लास्ट दिन हो इस चैप्टर का। आइए, नोट्स में लिखना है आपने, नोट्स बना के लिखने हैं। क्या लिखना है? पहला, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। जब आप वेंडर को मटेरियल रिटर्न करते हो तो स्टोर लेजर में उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ठीक है, लिखिए ज़रा। यहाँ लिखना है, द मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर शुड बी रिटर्न एट द स्टोर लेजर प्राइस एंड नॉट द इनवॉइस प्राइस। बस इसको लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, इन स्टोर लेजर्स द डिफेक्टिव ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल आर शोन इन द इशू कॉलम एट द रेट शोन इन द लेजर। ये सेकंड पॉइंट आपने लिखना है। ये लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं वेंडर से और अगर हमें वो मटेरियल हमारे काम का नहीं लगता या हमें लगता है कि वो मटेरियल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब टॉप की क्वालिटी नहीं है जो हमें चाहिए। अगर हमें लगता है कि मटेरियल उस क्वालिटी का नहीं है तो ऐसे केस में हम मटेरियल को रिटर्न कर देते हैं जिससे खरीदा था। तो स्टोर लेजर में जो मटेरियल रिटर्न की जो एंट्री होती है वो क्या डलती है और किस प्राइस के ऊपर वो स्टोर लेजर में रिकॉर्ड होता है वो क्या है, उसके बारे में ये पॉइंट है। कहते हैं कि जब हम वेंडर को मटेरियल वापस करते हैं, स्टोर लेजर में ना 3 कॉलम होते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिखाया था, याद होगा कि स्टोर लेजर में हमारे पास 3 कॉलम है। एक रिसिप्ट का कॉलम है, एक इशू का कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम है। ठीक है जी। स्टोर लेजर स्टोर कीपर मेंटेन करता है जो सारे मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, भी कितना आया है, कितना इशू हुआ है और क्या बैलेंस है, किस प्राइस पर आया, किस प्राइस पर इशू किया। अब किस प्राइस पर इशू किया डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। फिफो फॉलो करते हो, लिफो फॉलो करते हो, वेटेड एवरेज फॉलो करते हो, सिंपल एवरेज फॉलो करते हो, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। और फिर बैलेंस वाला कॉलम होता है। अब हमने वेंडर से मटेरियल खरीदा, अगर हमें वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगा तो हमें उसे वापस करना है, तो हम उसे इशू के कॉलम में डालेंगे। इन स्टोर लेजर द डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड मटेरियल, डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड ही वापस करेंगे वेंडर को, आर शोन इन द इशू कॉलम। इशू कॉलम पे दिखाया जाएगा एट द रेट शोन इन द लेजर, जिस रेट पे हमने वो खरीदा था। ठीक है जी। कोई सा भी मेथड फॉलो कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस रेट पे हमने खरीदा था उसी पे हमने उसको वापस करना है। ओके सर। और दूसरा पॉइंट, द मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर शुड बी रिटर्न एट द स्टोर लेजर प्राइस एंड नॉट एट द इनवॉइस प्राइस। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो एंट्री है इनवॉइस प्राइस के ऊपर नहीं करेंगे। स्टोर लेजर में जो एंट्री की जाएगी वो स्टोर लेजर के प्राइस पर की जाएगी। मतलब जिस प्राइस पर वो स्टोर लेजर पे रिकॉर्ड हुआ है मटेरियल, हो सकता है इनवॉइस प्राइस 10 रुपये हो और उसमें फिर फ्रेट के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, लोडिंग अनलोडिंग जोड़ने पर वो 12 रुपये का हो गया हो, तो स्टोर लेजर में वो मटेरियल 12 रुपये का होगा। तो जब हम रिटर्न करेंगे ना, वो 12 रुपये के हिसाब से एंट्री करेंगे, 10 के हिसाब से एंट्री नहीं करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मयंक जी, वही टॉपिक है, मैंने आपको बताया तो था इन्वेंट्री वाले चैप्टर में सेम टॉपिक किया आपने। ठीक है, स्टोर लेजर वहां मेंटेन किए थे इन्वेंट्री के लिए, यहां पर भी मेंटेन किए, इसलिए तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। ठीक है, कि आप स्टोर लेजर के क्वेश्चंस खुद करके लाइए, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा होता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर है। बताइए जल्दी से, क्या मटेरियल जो वेंडर को रिटर्न करेंगे वो कैसे वैल्यू करेंगे? इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे और किस प्राइस के ऊपर वैल्यू करेंगे? वो वैल्यू हम लोग करेंगे जिस प्राइस का के ऊपर उसे हमें स्टोर लेजर को रिकॉर्ड किया हुआ है। इतनी क्लियर है? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं जी, प्लीज ध्यान दीजिए।
वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये भी आपने नोट्स में बनाना है, ये नोट नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है जी। अब है नोट नंबर 2, वैल्यूएशन। मयंक जी जो मैं पूछ रहा हूं ना उस पर ध्यान दो, मैंने भी ये नहीं पूछा कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, मैंने अभी जो टॉपिक करा रहा हूं उस पर ध्यान दो। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कई बार क्या होता है कि हम लोग मटेरियल इशू करते हैं फैक्ट्री को, ये आपका स्टोर रूम है और ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है जी, ये स्टोर है। अब जो फैक्ट्री को मटेरियल इशू किया, स्टोर रूम से इशू होगा मटेरियल फैक्ट्री को, और मान लीजिए फैक्ट्री के पास वो मटेरियल सरप्लस हो गया और वो फैक्ट्री ने स्टोर को वापस कर दिया। तो जो देखो ये वाला तो आता है कि स्टोर से जब फैक्ट्री को मटेरियल इशू होगा तो वो इशू प्राइस पर होगा, वो प्राइस उस प्राइस को हम लोग फिफो मेथड से भी निकाल सकते हैं, लिफो से भी निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हैं, वो जो भी इशू का प्राइस रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ये एंट्री कर देते हैं, इशू वाली एंट्री हो जाती है। समस्या आती है कि जब फैक्ट्री एक्सेस मटेरियल वापस कर देती है, फैक्ट्री के बाद जो मटेरियल पहुंचा वो एक्सेस है, ठीक। अब वो जो एक्सेस मटेरियल फैक्ट्री वापस करेगी, स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल वापस आ जाएगा। सवाल आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा स्टोर लेजर में, ठीक है जी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहता है कि व्हेन मटेरियल रिक्विजिशन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है जब फैक्ट्री स्टोर से मटेरियल मांगती है, एक रिक्विजिशन स्लिप इशू की जाती है, रिक्वायरमेंट स्लिप है बेसिकली कि मुझे कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री स्टोर डिपार्टमेंट को वो रिक्वायरमेंट स्लिप इशू करता है कि मुझे इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और जितना मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हम मांग लेते हैं, तो वो यहाँ से हो गया इशू। तो कहता है कि व्हेन मटेरियल रिक्विजिशन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और वर्क इन प्रोग्रेस आर फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, ज़्यादा मांग लिया और कोई अनसूटेबल, ये नोट नहीं करना जी, जैसे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अनसूटेबल फॉर द पर्पस, और कई बार जो मटेरियल हमने मांगा होता है उसके अलावा कोई और मटेरियल मिल जाता है फैक्ट्री में, दे आर रिटर्न टू द स्टोर्स, हम उन मटेरियल को स्टोर्स में रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो समस्या आती है कि इस रिटर्न की ट्रीटमेंट क्या करोगे स्टोर लेजर में, ठीक है। तो उसी के बारे में दो ट्रीटमेंट है यहाँ पर, एक पहला ट्रीटमेंट ये है और दूसरा ये है। तो आप लिखोगे यहाँ से आपने इसको यहां से लिखना शुरू करोगे, एक मिनट जी। आप यहां से लिखोगे देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग सच रिटर्न्स, देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग सच रिटर्न, दो तरीके हैं हम उस रिटर्न को ट्रीट कर सकते हैं। पहली, सच रिटर्न आर एंटर्ड इन द रिसिप्ट कॉलम। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि स्टोर लेजर में 3 कॉलम होते हैं, एक रिसिप्ट का कॉलम होता है, एक इशू का कॉलम होता है और तीसरा कॉलम होता है हमारा बैलेंस का कॉलम होता है। तो मटेरियल वापस आया तो हम इसे रिसिप्ट कॉलम में डाल देंगे। एट ए प्राइस, किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, एट विच दे वर ओरिजिनली इशूड, जिस प्राइस पर वो ओरिजिनली इशूड थे उसी पर वो वापस आ जाएंगे, ठीक है, रिसिप्ट पे। और टू बी इशूड, ये वाली लाइन मत लिखना, टू बी इशूड, और इसी मटेरियल को एट द सेम प्राइस अगेंस्ट द नेक्स्ट रिक्विजिशन, और जैसे ही नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगी उसी मटेरियल को जो वापस आया था इशू कर दिया जाएगा। नहीं समझे, देखिए मैं स्टोर डिपार्टमेंट हूँ, आप फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो, आपको मटेरियल की ज़रूरत थी तो आपने मेरे से मटेरियल मांगा। याद रखना जब आप मटेरियल मांगोगे तो आप रिक्वायरमेंट भेजोगे और रिक्वायरमेंट जो भेजोगे वो मटेरियल रिक्विजिशन में भेजी जाएगी। वो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट आप लोगों ने मुझे भेजनी है वो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में आप मुझे भेजोगे कि हमें इतने मटेरियल की ज़रूरत है। उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट को देखूंगा और मैं वो मटेरियल आपको इशू कर दूंगा, जो भी इशू प्राइस रहेगा।
इशू प्राइस फिफो मेथड से हो सकता है, वेटेड से, लिफो से, जो भी मेथड रहेगा उस प्राइस से मैं आपको इशू कर दूंगा। एवरेज कॉस्ट हो सकता है कोई सा भी मेथड। आपके पास वो मटेरियल पहुंचा, आपको लगा कि वो मटेरियल ज़्यादा मंगवा लिया या वो वाला नहीं है जो आपको चाहिए था, वो मटेरियल आप वापस कर दोगे। अब मटेरियल आपने मेरे को वापस कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जो वापस मटेरियल आया है उसको मैं अपने स्टोर लेजर में कैसे रिकॉर्ड करूं। तो पहला ट्रीटमेंट है कि आप उसे रिसिप्ट कॉलम में रिकॉर्ड करो कि मटेरियल आ गया, उस प्राइस पर रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पर वो मटेरियल आपने इशू किया था, और तीसरा आप इस मटेरियल को नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में इशू कर दोगे। साथ की साथ ही नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में जो भी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगी आप उस मटेरियल को साथ की साथ इशू कर दोगे। ये आपका पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट स्टोर लेजर की बात हो रही है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप उस मटेरियल को रिसिप्ट कर लीजिए और उसे फ्रेश परचेज मान लीजिए बस। और जैसे जो ट्रीटमेंट फ्रेश परचेज की होती है वही उस मटेरियल रिटर्न की हो जाएगी। इंक्लूडेड द मटेरियल इन स्टॉक एज इफ दे वर फ्रेश परचेज एट द ओरिजिनल इशू प्राइस, और उसी प्राइस के ऊपर आप इसे फ्रेश ट्रीट कर लोगे। तो सर दोनों में सेम तो है नहीं, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। यहां पर हम लोग उसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो फ्रेश परचेज है सेकंड पॉइंट में, और किस रेट पर हमने वो खरीदा जिस रेट पर हमने इशू किया था, और ऊपर हम लोगों ने ट्रीट किया कि वो मटेरियल जिस रेट पर हमने इशू किया था वो वापस आ रहा है, और जैसे ही अगली रिक्वायरमेंट होगी हम उसी मटेरियल को इशू करेंगे, कोई और मटेरियल नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड वाला पॉइंट है ना उसमें ये होता है कि फ्रेश परचेज है। जैसा फ्रेश परचेज में क्या होता है कि आपका जो नया मटेरियल है वो साथ के साथ इशू नहीं होता। अगर आप फिफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो पहले वाला मटेरियल इशू होगा, जो लेटेस्ट मटेरियल खरीदा है वो अभी इशू नहीं होगा, वो आप लेके रख लेते हो, स्टॉक में जाता है वो। हाँ, अगर आप लिफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग लेटेस्ट मटेरियल को इशू कर देते हैं। हाँ, और अगर आप वेटेड मेथड या एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो तो भी प्राइस है एवरेज निकाल के डाला जाता है। लेकिन इस पहले वाले मेथड में आप जो मर्जी मेथड फॉलो कर लो, आपको वो जो मटेरियल वापस आया वही सबसे पहले इशू करना है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सी भी ऑप्शन फॉलो कर सकते हो। क्या ये दोनों ऑप्शंस आपको क्लियर है? पहले में मटेरियल वापस आया, आपने उसे रिसिप्ट कॉलम में दिखाया और उस प्राइस पर दिखाया जिस पे आपने उसको इशू किया था, और जैसे ही नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगी आप उसी मटेरियल को उसी प्राइस पर इशू कर दोगे। ये फर्स्ट ऑप्शन थी। सेकंड ऑप्शन है कि जो आपने मटेरियल इशू किया वो वापस आ गया, आप उसे फ्रेश परचेज ट्रीट कर लो, उस प्राइस पे ट्रीट कर लो जिस प्राइस के ऊपर मटेरियल इशू किया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। फ्रेश परचेज की ट्रीटमेंट मेथड के हिसाब से होगी, तो जो भी मेथड फॉलो हो रहा होगा, अगर हम लिफो मेथड फॉलो कर रहे होंगे तो वो लेटेस्ट वाली परचेज हो जाएगी और अगली ही रिक्वायरमेंट में इशू हो जाएगी। लेकिन अगर वो फिफो मेथड है तो वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगी, और अगर एवरेज मेथड है तो अकॉर्डिंगली ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट, तीसरा नोट आपने लिखना है। अगर आपने शॉर्टेज ट्रीट कर ली, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, हम सिंपली क्या होता है कि कई बार हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मटेरियल मटेरियल में हेराफेरी हो गई है और मटेरियल शॉर्टेज है। तो वो जो मटेरियल शॉर्टेज हुई होती है, मतलब आप समझो आपकी बुक्स के हिसाब से मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए आपके स्टोर रूम में, और जब आप फिजिकल उसकी इंस्पेक्शन करवाते हो तो यू विल फाइंड कि स्टोर रूम में आपका जो मटेरियल है वो कम है। एज़ पर द फिजिकल वेरिफिकेशन स्टोर रूम में मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हो तो आप देखते हो कि आपके स्टोर में मटेरियल की जो वैल्यू है वो कम है, मटेरियल कम है। तो जो डिफरेंस आता है ना उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, मान लीजिए स्टोर लेजर के हिसाब से आपके पास 1000 kg का मटेरियल है, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो तो यू विल फाइंड कि आपके पास 100 kg का मटेरियल है। तो ये जो 200 kg की हेराफेरी है इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। आप इस हेराफेरी को ट्रीट कर सकते हो एज ए इशू, और इसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करोगे।
एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करने का तरीका यही होता है कि आप इशू ट्रीट कर लीजिए, स्टोर लेजर से निकाल दीजिए इशू ट्रीट करके, और इसको जो भी मेथड फॉलो हो रहा है उस पर वैल्यू कर लीजिए, चाहे फिफो फॉलो हो रहा है, चाहे लिफो फॉलो हो रहा है, चाहे वेटेड एवरेज फॉलो हो रहा है, या कोई और मेथड फॉलो हो रहा है इशू का, उसके हिसाब से ट्रीट करके स्टोर लेजर से निकाल दीजिए। ठीक है जी, ताकि मैच हो जाए। तो ये लिखा हुआ है मटेरियल फाउंड शॉर्ट ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी एंटर्ड इन द इशू कॉलम। इशू कॉलम पे हम उसको दिखा देंगे एबनॉर्मल लॉस लिख के, ठीक है, और उसको वैल्यू करेंगे जो भी मेथड फॉलो हो रहा होगा इशू के लिए, चाहे फिफो या कोई और अदर मेथड फॉलो हो रहा होगा, उसके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आई थिंक ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सर, चलें आगे। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए स्टोर लेजर बनाने के लिए। एक, जब वेंडर को मटेरियल वापस करना है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, जब फैक्ट्री से स्टोर को मटेरियल वापस आ गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, और जब आप मटेरियल की शॉर्टेज पता होती है एबनॉर्मल लॉस कैसे ट्रीट करना है, अगर स्टोर में आ जाता है तो कैसे ट्रीट करना है, आप उसे इशू ट्रीट करोगे और उसकी वैल्यू उसी प्राइस पर करोगे जो भी एज पर द फिफो मेथड या लिफो मेथड जो भी मेथड चल रहा होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन कर दोगे। ठीक है सर, आई थिंक ऑल क्लियर। चलें आगे, अब करें क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। क्या हम आगे चलें? यस सर। इतने सारे बच्चे लाइव देखते हैं बट रिस्पॉन्ड कुछ ही करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके सर, चलिए। क्वेश्चन नंबर 25। 26, 27, 28 एंड 29। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, क्या आप कहते हो कि ये क्वेश्चन करा के दिखाऊं मैं आपको? बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी बताइए। ट्वेंटी 25, 26, 27, 28। एक बार मैं पढ़ के करा देता हूं। बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊं। लास्ट क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका कहना है कि मुझे कराना है ये वाला।
चलिए जी 29th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं और मेरे को बताना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। मैं आपको आपके कहने पर लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 29th, ठीक है। अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, इट फॉलो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ कंपोनेंट एक्स। कंपोनेंट एक्स का डाटा दिया हुआ है, परचेस ऑर्डर है 15/12 को आपने परचेस ऑर्डर प्लेस किया है, आया नहीं है मटेरियल, ये परचेस ऑर्डर है, आपने ऑर्डर दिया हुआ है। 30/12 को आपने एक और परचेस ऑर्डर दिया, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, स्टोर लेजर में इसकी एंट्री होगी। स्टोर लेजर में इसकी एंट्री नहीं होगी, परचेस ऑर्डर की एंट्री स्टोर लेजर में नहीं होगी। जब मटेरियल फिजिकली आपके पास आएगा ना तब जाके आप एंट्री करोगे, जब तक मटेरियल फिजिकली आपके पास नहीं आया तो आप उसकी एंट्री नहीं करोगे। ओपनिंग स्टॉक इसकी एंट्री होगी। उसके बाद 5/1/2020 को ये जो मटेरियल आया इस ऑर्डर के अगेंस्ट आया, इसकी एंट्री होगी स्टोर लेजर में। उसके बाद GRN नंबर होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको मटेरियल मिलता है, और फिर ये आपका जो परचेज ऑर्डर आया ना, ये 1 मिनट 008, ये दोनों मटेरियल इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आए हैं, तो इसकी एंट्री भी होगी, ठीक है जी, स्टोर लेजर में। तो स्टोर लेजर में ओपनिंग स्टॉक के साथ एंट्री होगी और फिर आपकी ये रिसिप्ट के कॉलम में डलेगा 5/1/2020 को, ये भी रिसिप्ट के कॉलम में डलेगा। और उसके बाद मटेरियल रेक्विजिशन है, नंबर 011 है। मटेरियल रेक्विजिशन का मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री वालों ने आपसे मटेरियल मांग लिया। अब जब फैक्ट्री वालों ने मटेरियल मांग लिया तो स्टोर डिपार्टमेंट उसको इशू करेगा, तो ये इशू वाला होगा। और किस प्राइस पर इशू होगा? वेटेड एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पर, जो भी वेटेड एवरेज होगा उस पर वो इशू हो जाएगा और बैलेंस भी वेटेड एवरेज पर आ जाएगा, ठीक है सर। परचेज ऑर्डर नंबर 10, इसकी भी एंट्री स्टोर लेजर में नहीं होगी। मटेरियल रेक्विजिशन इशू में जाएगी, ठीक है, ये वाली मटेरियल जो रेक्विजिशन है ये इशू पे जाएगा और ये जो इशू होगा वो उसी प्राइस पर होगा, वेटेड एवरेज पर होगा, जो भी वेटेड एवरेज उस समय होगा। देखो ईच परचेज के साथ आपकी जो वेटेड एवरेज है वो चेंज हो जाएगी, ईच परचेज के साथ आपकी जो वेटेड एवरेज है वो बदल जाएगी, ठीक है सर। तो मटेरियल रेक्विजिशन इशू हो गया, किस प्राइस पर होगा, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया, वेटेड एवरेज जो उस समय का होगा। उसके बाद ये परचेज ऑर्डर है ना, इसके अगेंस्ट मटेरियल यहां पर आया, ये दोनों मटेरियल उस परचेज ऑर्डर के, हाँ सॉरी ये मटेरियल रिटर्न है, सॉरी ये मटेरियल रिटर्न नंबर है, ये मटेरियल रिटर्न है, सही कह रहे हो आप, ठीक है जी। इशू में आएगा, इशू वाले कॉलम में आएगा। और ये मटेरियल रिसिप्ट है, रिसिप्ट के कॉलम में, और ये मटेरियल रिटर्न है, ये भी इशू के कॉलम में आएगा। उसके बाद मटेरियल रेक्विजिशन ऑफ कोर्स आपको इशू करना पड़ेगा इशू प्राइस पर, और ये भी मटेरियल रेक्विजिशन है, ये भी इशू प्राइस पर करना पड़ेगा। और ये आपका जो परचेज ऑर्डर था उसके अगेंस्ट मटेरियल आ गया, ये रिसिप्ट में जाएगा, और फिर ये भी इशू में जाएगा और ये भी इशू में जाएगा, और बाद में GRN गुड रिसीव नोट्स हो गया, MRN मटेरियल रिटर्न नोट्स हो गया, ठीक है, ओके जी। गुड रिसीव नोट और मटेरियल रिटर्न नोट, जहाँ पे MRN लिखा हुआ है इसका मतलब मटेरियल रिटर्न हो गया, ओके सर। बेस्ड ऑन द अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, prepare store ledger for the period January and determine the value of stock on 31/1/2020, value of component used during the month of January 2020 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बोला गया है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टोर लेजर बना लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। स्टोर लेजर बना हुआ है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है सर।
ओके, सॉल्व नहीं है ये क्वेश्चन। यहां देख लेते हैं, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले आपके पास वेटेड एवरेज निकालना है। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एक एक। देखो, रिसिप्ट का कॉलम है, इशू का कॉलम है और बैलेंस का कॉलम है। मैंने आपको बोला था कि 3 कॉलम होंगे। ये आपका और ये मटेरियल एक्विजिशन है। ओके, आप पर्टिकुलर का एक सिंगल कॉलम भी बना सकते हो, और इन्होंने रिसिप्ट के साथ एक ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये भी पर्टिकुलर का कॉलम है, तो आपने रिसिप्ट के साथ भी एक कॉलम बना दिया और इशू के साथ भी पर्टिकुलर का कॉलम बना दिया। आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं शुरू में, ठीक है। डेट के बाद पर्टिकुलर, उसके बाद रिसिप्ट, उसके बाद इशू और फिर बैलेंस, ठीक है सर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, सीधा बैलेंस में जाएगा 3500 का, ठीक है जी। और ये पर यूनिट का रेट है 9810 और ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई है, ठीक है जी। ओके सर। उसके बाद आपको 5/1/2020 को गुड रिसीव हुए हैं। आपने स्टोर लेजर में फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स की एंट्री करनी है। अगर गुड्स की फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई है तो आपने स्टोर लेजर में उसकी एंट्री नहीं करनी है। फिजिकल मूवमेंट का मतलब गुड्स आपके पास आए, आपका रिसिप्ट बनेगा, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, आपका इशू बनेगा, और बाकी जो बचा वो बैलेंस है। ओके सर। तो गुड रिसीव हुए हैं 10,000 के 5/1 को, यानी कि ये आपका गुड रिसिप्ट नंबर आ गया, ठीक है। इस रेट पर इशू हुए, टोटल हो गया इतना, और उसी डेट्स को आपने गुड्स रिटर्न भी किए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि जिस प्राइस पर आए होंगे उसी पे रिटर्न कर देंगे। अभी मैंने टॉपिक करवाया तो है आपको कि जिस प्राइस पर मटेरियल आएंगे उसी पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जिस प्राइस पर हमने स्टोर लेजर पे उसको रिकॉर्ड किया है उसी प्राइस पर हम लोग उसको रिटर्न मानेंगे। देखिए, एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि 9930 के ऊपर हमने मटेरियल को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्योंकि परचेज ऑर्डर उसी के हिसाब से दिया था। आपने उसी के ऊपर उसको रिटर्न करना है, और जरूरी नहीं कि ये इनवॉइस प्राइस होगा। इनवॉइस प्राइस तो वो होता है ना जिसपे बेचने वाले ने, वेंडर ने मटेरियल बेचा होगा, और ये वाला प्राइस पता है जो स्टोर लेजर में होता है वो कौन सा होता है? जिस प्राइस पर हमें वो मटेरियल मिला, दोनों में अंतर होता है। वेंडर ने मान लीजिए 100 रुपये की चीज बेची है आपको पर यूनिट, आप तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर 2 रुपये और खर्च हो गए, तो आप उसे 102 की स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करोगे। 100 की तो बेचने वाले ने दी ना, 2 रुपये यहां तक लाने में खर्चा हो गया, तो आप उसे 102 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। तो जो स्टोर लेजर का प्राइस है वो 102 आएगा, उसी प्राइस के ऊपर आप रिटर्न करोगे 102 के हिसाब से, ठीक है। ओके जी, तो 10,000 यूनिट्स ये आ गया, और 500 आपने वापस कर दिए साथ के साथ इशू के कॉलम में, और स्टोर लेजर के प्राइस पर ही वापस होगा, मल्टीप्लाई करके इतने का वापस हो गया। अब बैलेंस, अब देखिए ये आपका बैलेंस था, इसमें 9930 ऐड हो गया माइनस 4965, इतना टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज का मतलब तो यही होता है। क्वांटिटी कितनी रहेगी हमारे पास? सर पहले थी 3500 प्लस 10,000 माइनस 500, जो भी क्वांटिटी आई, वट एवर इट मे बी, जो भी रेट आया वो आपका इतना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा।
ये वेटेड एवरेज निकल जाएगी बैलेंस में। हर इशू और हर रिसिप्ट के बाद आपको वेटेड एवरेज के साथ बैलेंस निकालना पड़ेगा। ओके सर। चलिए, ये हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो आप मटेरियल रिक्विजिशन आया तो आप यहां पर इशू करोगे, किस प्राइस पर इशू करोगे? इस प्राइस पर इशू करोगे। ये वेटेड एवरेज है ना, इस पे आप इशू कर दोगे। 3000 यूनिट इशू हुए हैं, ये देखिए रिक्विजिशन नंबर। रिक्विजिशन नंबर मैंने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट नंबर होता है ये मटेरियल की जो फैक्ट्री वाले भेजते हैं। 3000 मांगे हैं उन्होंने। अब रेट कौन सा होगा? वेटेड एवरेज है, यानी कि ये वाला रेट मल्टीप्लाई किया इस पे। इशू करने से ना रेट प्रभावित नहीं होता। वेटेड एवरेज का रेट इशू करने से नहीं, परचेज करने से प्रभावित होता है। तो वेटेड एवरेज का वही रहेगा। यूनिट कम हो जाएंगे, 13 में से 3 गए 10, और आपका जो वेटेड एवरेज का रेट है वो वही रहेगा, और मल्टीप्लाई करके इतना रहेगा। एक बात याद रखना, वेटेड एवरेज में रेट परचेज करने से प्रभावित होता है, इशू करने से नहीं होगा। इशू करने से, क्योंकि उसी रेट पे इशू हो रहा है, आपका जो वेटेड एवरेज रेट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है सर, ओके जी। उसके बाद आप देखोगे आपको मटेरियल मिला है, मटेरियल रिक्विजिशन 4500 मांगे हैं, ये मांगे हैं 10/1 को। 10/1 को जो मटेरियल मांगा है वो अगेन 4500 होगा। 12 रिक्विजिशन नंबर है। $4500 ऑफ कोर्स जो वेटेड एवरेज चल रहा होगा उसी रेट के ऊपर आप इशू करोगे। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका टोटल हो गया। और जो बैलेंस बचा, देखो 10,000 में से 4500 मटेरियल गया तो आपके पास कितना बचा? 5500 ही बचा। और मैंने आपको बोला कि इशू करने से वेटेड एवरेज का रेट बदलता नहीं है, वही रहेगा, और वही रेट रहा, और मल्टीप्लाई करके ये हो गया। उसके बाद गुड रिसीव हुए हैं, 10,000 गुड्स रिसीव हुए हैं, और साथ ही साथ आपने मटेरियल रिटर्न भी कर दिया है। तो जिस रेट पर रिसीव हुए होंगे उसी रेट पर आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है सर। 12/1 को ये देखिए मटेरियल रिसिप्ट नोट आया 09 10,000, जिस रेट पर मिले हैं आपको, ऑफ कोर्स परचेज ऑर्डर से पता चल जाएगा क्या रेट रहेगा। 9780 जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो 97,800 हो गया। ठीक, और आप देखोगे मटेरियल रिटर्न नोट भी आगे लगा हुआ है, आपने उसको वापस भी किया 400 यूनिट्स को, 400 यूनिट को वापस कर दिया। और ऑफ कोर्स जिस रेट पर हमने उसे मटेरियल रिसिप्ट को स्टोर लेजर में रिकॉर्ड किया है उसी रेट पे ऊपर हम उस मटेरियल को इशू कर देंगे। ठीक है जी, मतलब रिटर्न कर देंगे, और ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब यहां पर वेटेड एवरेज बदलेगा। मैंने आपको बोला जब जब परचेज होगी, जब जब रिसिप्ट होगी, तब तब आपका वेटेड एवरेज बदलेगा। देखिए पिछला वेटेड एवरेज था 54,439 पुराने गुड्स की वैल्यू, प्लस करो आप इसमें हम ऐड कर देते 97,800, माइनस करो जो रिटर्न हुआ 3912, ये अमाउंट होगी। जो डिवाइड करेंगे, पहले हमारे पास 5500 यूनिट थे, फिर हम लोगों ने 10,000 खरीद लिए, और -400 वापस कर दिए। तो अब आपके पास जो मटेरियल की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर वाली है सारी, और जो क्वांटिटी है वो सारी डिनोमिनेटर वाली है। डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज रेट आएगा, और एवरेज रेट आएगा 9823। ठीक है, और 9823 रेट आ गया, इतने आपके पास यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने 15/1 को मटेरियल इशू किया, मटेरियल रिक्विजिशन आ गई 13 नंबर। ठीक है, 2200 यूनिट्स इशू किया, ऑफ कोर्स इसी रेट पर इशू होंगे 9823। ठीक है, ये 9823 के हिसाब से इतनी उनकी वैल्यू बन गई। और जो बैलेंस बचेगा, मैंने आपको बोला है कि मटेरियल इशू करने से रेट वेटेड एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आपका रेट तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी आपकी कम होगी क्योंकि 15,100 में से आपने 2200 यूनिट्स वापस कर दिए हैं, ठीक है। तो 12,900 हो गया, 12,900 को 9823 के ऊपर वैल्यू करोगे तो आपकी ये टोटल 1,26,716 आ गया, ठीक। ओके सर, उसके बाद 24/1 की बात करते हैं। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट है, 1500 यूनिट फिर इशू किए हैं, 14 नंबर रिक्वायरमेंट आई 1500, ऑफकोर्स रेट सेम रहेगा, वेटेड एवरेज का ये वैल्यू आ गई। और जो बैलेंस बचा 12,900 में से 1500 यूनिट इशू हो गए तो हमारे पास बैलेंस बच गए 11,400। किस रेट पर? ऑफकोर्स इशू करने से रेट प्रभावित नहीं होगा, रेट आपका वही रहेगा 9823 और वैल्यू आएगी उतनी 1,11,982। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपकी मटेरियल आपको रिसीव हुआ है 10,000 यूनिट्स, परचेज ऑर्डर 10 के अगेंस्ट। लो जी, ये मटेरियल 25/1/2010 को आपके पास 10,000 यूनिट्स आपको मिले हैं। इस रेट के हिसाब से ये उसकी वैल्यू है। और जैसे ही मैंने बोला कि जैसे ही परचेज आएगा, रिसिप्ट आएगी, आपका जो वेटेड एवरेज है वो बदल जाएगा। आपके पास पहले इतनी वैल्यू थी, उसमें आप इतना जोड़ दीजिए तो कितना आया 1,11,982 प्लस 97,500, ये टोटल वैल्यू होगी मटेरियल की जब हमारे पास इतना है। अब आउटपुट कितना, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है? पहले हमारे पास 11,400 थी, उसमें 10,000 और जोड़ दीजिए तो 21,400 हो जाएगा। जब आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज रेट आएगा 9789। ये आपकी क्वांटिटी आ गई और ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है सर। उसके बाद आपने 28/1 को मटेरियल इशू कर दिया 4,000 का, रिक्विजिशन नंबर 15, 4,000। ऑफकोर्स जो भी एवरेज रहेगा वेटेड एवरेज उसके ऊपर हम उसको इशू कर देंगे, इस रेट पर हम उसको इशू करेंगे और ये उसकी वैल्यू आ गई। 21,400 में से 4,000 माइनस करोगे 17,400 बचेगा। रेट वेटेड एवरेज वही रहेगा, रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि इशू के ऊपर वेटेड एवरेज बदलता नहीं है। ये आ गया, मल्टीप्लाई करके ये उसकी वैल्यू होगी, ठीक है जी। और फिर 31 को आपने फिर मटेरियल इशू किया 3,200 इस रेट के ऊपर, ये मल्टीप्लाई किया, ये रेट आ गया और जो बैलेंस बचा आपका ये आ गया, ठीक है जी। ओके, आप बताइए जरा, स्टोर लेजर क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए, कुछ पूछना चाहते हो स्टोर लेजर में? क्या स्टोर लेजर वाली फिगर्स आपको क्लियर है सारी की सारी? ओके जी। उसके बाद अगला पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/1/2020। आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक पता ही है कितनी है, ये जो वैल्यू आई है ना एंड में, यही वैल्यू है आपकी 1,39,001, यानी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द ईयर एंड 31/1/2020 को आपकी ये वैल्यू होगी 1,39,001। सर अगर रिटर्न किसी और डेट को होता तो रिटर्न प्राइस वेटेड एवरेज वाला होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता जतेश जी, नहीं होता। मैंने आपको यही तो समझाया, जिस रेट पर खरीदा आप उसी में वापस करोगे। अगर रिटर्न किसी और डेट को होता तो रिटर्न प्राइस वेटेड एवरेज वाला होता? नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता। आप जिस रेट को भी रिटर्न कर रहे होते, जो रेट जो जिस प्राइस पर आपने उसको रिसीव किया उसी पे स्टोर लेजर में, यही तो आपको नोट लिखाया मैंने आज
कि जिस प्राइस के ऊपर आपने रिसीव किया उसी प्राइस के ऊपर आप उसको स्टोर लेजर का जो प्राइस होगा उसी पे आप उसको रिटर्न दिखाओगे। ठीक है जी। आज हमने यही तो आगे जो नोट लिखवाया मैंने यही लिखाया था कि वेंडर को जो गुड्स वापस करने हैं वो आप इशू में दिखाओगे, और दूसरा है जिस प्राइस जो स्टोर लेजर में जिस प्राइस के ऊपर हमने वो मटेरियल रिकॉर्ड किया उसी पे दिखाओगे, इनवॉइस प्राइस पे नहीं दिखाओगे। ठीक है सर, ओके। उसके बाद वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, कंजम्पशन लेनी है तो कंजम्पशन निकल आएगी जी। ये देखिए, इसको एक बार ना मिटा दूं सारा। कंज्यूम्ड बताना है। देखिए, कंजम्पशन मतलब इशू, आपको ऑफ कोर्स रिटर्न इज नॉट इशू, ये नहीं लेना। ठीक है जी, ये वाली फिगर लेनी है। जो फैक्ट्री को इशू हुआ है ना, ये वाली फिगर लेनी है। ऑफ कोर्स ये वाली फिगर नहीं लेनी क्योंकि ये तो वेंडर को ही रिटर्न किया है। ये वाली फिगर लेनी है, ये वाली फिगर लेनी है, ये वाली फिगर लेनी है और ये वाली फिगर लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 फिगर को जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ोगे तो 1,81,061 का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर होगी कि मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। जोड़ के देखा जाए तो 29,694, 44,541 वही चीज़ें हैं, जोड़ोगे तो आपकी कंजम्पशन आ जाएगी। बस याद रखना आपने ये वाला नहीं लेना क्योंकि ये तो मटेरियल हमने वेंडर को ही वापस किया है, ये हमारी कंजम्पशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है, मतलब ये वाला। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको मालूम है ऊपर वाली फिगर। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू गेट एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है सर, ओके जी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें ऑलरेडी मालूम है, ये देखिए कंज्यूम आ गया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 34,335 का और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1,39,001 का। दोनों को जोड़ो, ये देखो, और 2 से डिवाइड करके एवरेज आ गया। ठीक है, और ये आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग इन्वेंट्री जो है वो 2 बार खरीदते हैं, जितनी हमारी कंज्यूम होती है उसका डबल परचेज करते हैं, 2 बार परचेज करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसका मतलब 2 बार हम लोग जो हमारा रॉ मटेरियल टोटल कंज्यूम होता है ना, वो 2 बार खरीदा जाता है साल में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग 180 दिन का मटेरियल एट ए टाइम स्टॉक में रखते हैं। इसका मतलब ये भी होता है, एवरेज होती है ये। ठीक है सर, लो जी, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल। ठीक है सर, अब रीऑर्डर लेवल होता है, आपको मालूम है, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। ठीक है जी। अब लीड टाइम कहां से निकालेंगे? लीड टाइम का मतलब कितना समय लगेगा माल आने में। ये देखिए, परचेज ऑर्डर दिया हुआ है 15/8 यहां से हमें पता लगेगा कितना समय लगता है। 15/12 को हमने ऑर्डर दिया था और ये मटेरियल हमें मिला
5 को, तो देखिए कितने दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक। और फिर दूसरा ऑर्डर दिया था 30/12/19 को, और ये मटेरियल आपको मिल रहा है, कब मिल रहा है देखिए, यहाँ पर मिल रहा है आपको 9 वाला, ये रहा। इसके साथ कंपेयर कीजिए कितने दिन हो गए हैं। और फिर आपने परचेज ऑर्डर किया था 10, ये वाला, और देखिए कितना समय ये 10 को रिसीव करने में। तो देखिए यहाँ से आपको मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम पता चल जाएगा। तो तीनों को कंपेयर कर लीजिए कितने कितने दिन आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा कितने दिन आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा कितने दिन आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ। मतलब लीड टाइम क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर आने तक का समय होता है। ठीक है, तो देखिए कितने कितने दिन निकाले हैं इन्होंने। ये देखिए निकाल रखे हैं, कहते हैं कि मैक्सिमम 21 दिन है और मिनिमम 14 दिन है। चेक कीजिए कितने दिन आ रहे हैं। 15/12 से लेके 5/1 तक कितने दिन बने हैं। पहला ऑर्डर आपने दिया था 15/12 को और मिला था 5/1 को, कितने दिन लगे हैं बताइए जरा इसके बीच में डिफरेंस। 15, 16 दिन, 16 5 21 डेज यहाँ लगे हैं। ठीक है जी। और दूसरे में आपने 30/12 को ऑर्डर प्लेस किया, 1 दिन दिसंबर का और 12 दिन जनवरी के। 1 मिनट, दूसरे में बताइए। दूसरे के दिन बताइए। थर्टी डेज। और फिर तीसरे के दिन बताइए। एटीन। इसका मतलब ये 21 दिन मैक्सिमम है और मिनिमम 13 दिन है। ठीक है, तो भाई हमें ये तो पता लग गया कि लीड टाइम मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। अब देखो मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगी, जितनी मटेरियल रिक्विजिशन है वहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी कंजम्पशन कितनी हो रही है। तो मटेरियल रिक्विजिशन देख लो कितनी कितनी है, जितना फैक्ट्री वाले मटेरियल मांग रहे हैं उसी से हमें रिक्विजिशन का पता चलेगा ना कि कितनी है। ओके सर, मटेरियल रिक्विजिशन एक 3000 है, एक 4500 है, और एक 4000 है, एक 3200 है, एक 2200 है, एक 1500 है। ये सारे मटेरियल रिक्विजिशंस हैं आपकी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मटेरियल रिक्विजिशन कौन सी है, 4500 की है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी 4500 है एक दिन की, और मिनिमम कितनी है 1500। तो 4500 आपकी मैक्सिमम है और मिनिमम 1500 है मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब यही होता है कि कितना मटेरियल एट ए टाइम हम कंज्यूम करेंगे। तो सिंगल डे की कंजम्पशन है ये 4500। ठीक है जी, ये देखिए 4500 आपकी मैक्सिमम मटेरियल रिक्विजिशन है एक दिन की, और मिनिमम 1500 एक दिन की है। तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करोगे तो आपके पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। ये देखिए मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम 4500 यूनिट की यूसेज आपकी मैक्सिमम,
और मैक्सिमम लीड टाइम आपका आ रहा है 21 दिन, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 94,500 आपकी क्या आ जाएगी, एक बार की वो आ जाएगी, क्या कहते हैं आपका रीऑर्डर लेवल। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद हमें चाहिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन। ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल हमें ऑलरेडी मालूम है, बात है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर देते हो, देखते हैं हम लोग कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं, 10,000 का, ये भी 10,000 का, और फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप ये भी 10,000 का, और यहां पर भी आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, तो यानी कि हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी 10,000 है। ठीक है सर, ठीक है, 10,000 आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी आ गई। ये देखिए ये आपका रीऑर्डर लेवल आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी 10,000 आ गई, माइनस मिनिमम लीड टाइम आपका आई थिंक 13 दिन, ये 14 दिन माना हुआ है, हमारे हिसाब से वो 13 दिन निकल रहे हैं। ठीक, आई थिंक इट्स 13 डेज। क्योंकि जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करोगे हम उस दिन को काउंट नहीं करते हैं, अगले दिन से काउंट करते हैं। आई थिंक इट्स 13 डेज। और फिर ये 1500 आपकी मिनिमम कंजम्पशन है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आपका मैक्सिमम लेवल हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, सिंगल टाइम में आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हो, माइनस ये वाली मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम कंजम्पशन आपकी 1500 यूनिट्स की और मिनिमम लीड टाइम आपके 13 दिन है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, ये भी हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल बेसिकली सेफ्टी स्टॉक लेवल होता है। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी आता है, एवरेज स्टॉक लेके रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज। एवरेज क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज लीड टाइम आएगा, और मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी, माइनस करोगे तो आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है जी, क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी बताइए कि ऑल क्लियर? ओके जी, अब आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने हैं और मुझे कल बताना है कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो। अब आप देखिए अगर मैं मटेरियल कॉस्ट को डिफाइन करूं, मतलब तो 3 टॉपिक हम लोगों ने यहां पर किए थे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, परचेज कॉस्ट। ठीक है जी, मटेरियल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट की थी कि किस प्राइस के ऊपर मटेरियल स्टोर लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, प्राइस at which material will be recorded in store ledger। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि जो स्टोर लेजर है उसमें जो मटेरियल रिकॉर्ड किया जाएगा ना, वो इनवॉइस प्राइस पर नहीं होगा, वो परचेज प्राइस पर होगा। और परचेज प्राइस निकालना मैं आपको शुरू में ही करवा चुका हूँ कि किस तरीके से आपने परचेज प्राइस निकालना है, जिसमें आपको याद होगा टैक्सेस भी ऐड होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग,
उसके बाद फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कॉस्ट सारी जोड़ने के बाद आपके पास ऑफकोर्स नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद, रास्ते का जो नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस आता है उसको एडजस्ट करने के बाद आपकी जो मटेरियल परचेज कॉस्ट आती है, उसी के ऊपर हम लोग स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि आपकी परचेज कॉस्ट वो नहीं है जिस प्राइस पर आपने सामने वेंडर ने मटेरियल बेचा है, वो उसका इनवॉइस प्राइस है, लेकिन आपके पास जो मटेरियल पहुंचा वो कितने का पहुंचा, पर यूनिट कितने का है वो, आफ्टर कंसीडरिंग नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस ट्रांजिट में जो होता है। हाँ जी, बिल्कुल नोट करना है, ठीक है जी। ये आपका मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट होगी और इसी के ऊपर हम स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक किए थे हम लोगों ने, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से, ठीक है जी, उससे रिलेटेड टॉपिक किए थे। इसमें आपका इन्वेंट्री लेवल था, ठीक है जी। इन्वेंट्री लेवल में आपको याद होगा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल, उसके बाद मिनिमम लेवल, उसके बाद एवरेज स्टॉक, डेंजर लेवल, ये सब चीजें हम लोगों ने इन्वेंट्री लेवल्स में की थी, ठीक है जी। आपको याद होगा मटेरियल कंट्रोल करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री लेवल सेट करते हैं। अंकुश जी कर देते हैं, रुक जाइए, कर देते हैं जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इन्वेंट्री लेवल के बाद, हमने रीऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक किया था और रीऑर्डर क्वांटिटी में हमने मेन जो टॉपिक किया था ईओक्यू का किया था, ईओक्यू, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी में जो हमारा मेन टॉपिक था वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का था, ठीक है। और फिर हमने जो टॉपिक किया था आपको याद होगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, कि आपके पास जो सेफ्टी स्टॉक है वो कितना होना चाहिए, जिसको आप जब आप सेफ्टी स्टॉक निकालते हो तो आप वहाँ पर कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट कंसीडर करके ध्यान में डिसाइड करते हो कि आपका ऑप्टिमम स्टॉक क्या रहेगा। इसके अंदर इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था एबीसी, ठीक है जी, और एबीसी था आई थिंक एंड अदर टॉपिक्स, छोटे छोटे थे थ्योरी वाले, क्लियर। ये सारे टॉपिक मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के थे कि किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने स्टोर लेजर का टॉपिक किया था कि स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं। इस तरीके से आपका जो मटेरियल का चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है कि आप परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे। ये परचेज कॉस्ट वही है जिस कॉस्ट के ऊपर हम लोग, मैं गुप्ता जी मेरे को याद है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भूलता नहीं हूँ कोई चीज़, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मटेरियल परचेज कॉस्ट जो है वो आप कि जिस प्राइस के ऊपर आपने वो मटेरियल को रिकॉर्ड करना है स्टोर लेजर में, जो हमारे लिए रियल में कॉस्ट पड़ती है, वो आपकी परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मटेरियल कॉस्ट के लिए आप इन्वेंट्री लेवल सेट कर सकते हो, आप रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बना सकते हो, आप ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल डिसाइड कर सकते हो, आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिसाइड कर सकते हो, आप एबीसी फॉलो कर सकते हो, तो या आप फास्ट मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो सब तरीके हैं जिस तरीके से आप मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक था स्टोर लेजर था कि किस तरीके से स्टोर लेजर बनाए जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मटेरियल कॉस्ट चैप्टर। स्टोर लेजर में हम लोगों ने फिफो मेथड, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, लिफो मेथड के बारे में भी बात की थी कि वैल्यूएशन के मेथड्स क्या होंगे, कि जिस प्राइस के ऊपर आपका जो मटेरियल फैक्ट्री को इशू का वो क्या रेट रहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस रेट पे उसे आप चार्ज करोगे, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके जी। इसके अलावा ना ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है,
तो थ्योरी वाला पार्ट हम लोग, मैंने आपको जैसे बोला था कि लास्ट के 3-4 लेक्चर लगा देंगे, लास्ट में जितना भी कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंट थ्योरी हो वो 3-4 लेक्चर्स में कवर हो जाएंगी एंड में जाकर। आप मैक्सिमम 5 दिन लगा लीजिए, मैक्सिमम एंड में जाकर 5 दिन लगा देंगे। उस 5 दिनों में मैं आपकी सारी की सारी थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लूँगा। इस मटेरियल चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। काफ़ी थ्योरी मैं आपको कवर करा चुका हूँ, लेकिन जो बची हुई थ्योरी है वो आपको एंड में जाकर, ये वाली जो यहाँ करवाई है और एंड में जाकर कवर कर ली जाएगी। ठीक है जी। थ्योरी के लिए 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक लेबर का, एक मटेरियल का, एक इंट्रोडक्शन का। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट है। मटेरियल की थ्योरी भी एंड में करेंगे, लेबर की थ्योरी भी एंड में करेंगे और इंट्रोडक्शन की थ्योरी भी एंड में करेंगे। इसके अलावा कोई और चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और अगर उनमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है भी है तो मैं आपको ऑलरेडी उन टॉपिक्स में करवा चुका हूँ। ठीक है सर। चलिए, अब आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में 20/9/18 वाली एंट्री, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल 5 यूनिट रिटर्न हुए, वापस आया है ये हमें, ये स्टोर से फैक्ट्री से वापस आया है। तो जिस प्राइस पर आपने इशू किया होगा उसी प्राइस पे रिटर्न कर लोगे। 5 यूनिट है, ये मटेरियल स्टोर से रिटर्न आया होगा। शिफ्ट वाले कॉलम में दिखाओगे जिस प्राइस पर इशू किया होगा। देखिए ये रेट पर आपका इशू हुआ है, एक मिनट, इस रेट पर आपका मटेरियल इशू हुआ है। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं ये लोग? फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस रेट पर मटेरियल इशू हुआ है उसी रेट के ऊपर हम लोग उसको रिसिप्ट में दिखा देंगे। ये देखिए, इसी के ऊपर रिसिप्ट दिखा दिया और ये अमाउंट है। फ्रेश रिसिप्ट ट्रीट कर लो आप इसको, या फिर आप इसको रिसिप्ट ट्रीट कर लो और जैसे ही नेक्स्ट जो इशू होगी उसमें आप इसको इशू कर दो। दोनों में से कोई मेथड फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको बताया ही है कि 2 ही तरीके हैं। जो मटेरियल फैक्ट्री से वापस आता है, या तो उसे फ्रेश परचेज ट्रीट कर लो और जिस रेट पर आपने उसे इशू किया था उसी के ऊपर आप उसे फ्रेश परचेज ट्रीट कर लो। और दूसरा ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि आप रिसिप्ट रिकॉर्ड करो, जिस रेट पर आपने इशू किया था उसी रेट पे आप उसे रिसिप्ट रिकॉर्ड करोगे, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट रिक्विजिशन में उसको आप उसी रेट के ऊपर इशू भी कर दोगे। दोनों में से कोई सा मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो आप देखिए इन्होंने इसको रिसिप्ट, फ्रेश रिसिप्ट ट्रीट कर लिया आई थिंक, बिल्कुल, क्योंकि अगला जो इशू किया ना वो अगला नॉर्मल जो इशू किया उसी के हिसाब से इशू किया, इसे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर फॉलो किया है। आई थिंक अंकुश जी आपको ये बात क्लियर होगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो कल की क्लास में मैं आपके साथ डाउट डिस्कस कर लूँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करने हैं और जिस भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे कल वो एम्प्लॉइज कॉस्ट होगा। आज इतना ही, थैंक यू।